बहनों भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल की, और लगातार जितने भी अब तक सर्वे आए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वाधिक सीटें टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में आई हैं, जहां 297 सीटों का उन्होंने डेटा अब तक दिया, जिसमें एनडीए को काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मोर देन 240 सीटों तक अब तक एनडीए आगे बढ़ चुका है, 244, और इंडिया अलायंस को महज 41 सीटों के आसपास है। लेकिन तमिलनाडु का डाटा थोड़ा चौंकाता है। टुडेज चाणक्य ने तमिलनाडु का जो डेटा दिया है उसमें एआईडीएमके को कोई सीट नहीं दी है, +-2 हो सकता है, डीएमके 29 सीट और +-5, यानी 34 की 34 भी जीत सकते हैं, या मिनिमम 24 तो वो जीतेंगे ही। लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर तमिलनाडु से है कि वो 10 सीटों का प्रोजेक्शन है, 10 तमिलनाडु के भीतर। शायद बीजेपी को भी बड़ा आश्चर्य लगे, और +-4, यानी 6 तो कन्फर्म है एज पर टुडेज चाणक्य, 14 भी हो सकती हैं। बहन भैया, ऐसा हुआ तो ये तमिलियन लैंड में कोई बीजेपी के चमत्कार से कम वाली बात नहीं होगी। मनीष शुक्ला है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे जी हमारे साथ कंटिन्यू है। मनीष सिंघवी कांग्रेस से हैं, और आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, और अभी थोड़ी देर में हमें हेमंत तिवारी जी भी सम्मिलित होंगे इस चर्चा में। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ तो आ रही है, लेकिन एक कंसर्न का विषय ये है कि महाराष्ट्र में आपको लॉस है, हरियाणा में आपको लॉस है, इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में तो हालांकि फ़ायदा है, पर नुकसान भी कई जगहों पे है आपको। देखिए, सर्वे लोकतंत्र का एक अंग है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सभी मूल्यों का सम्मान करती है, और तमाम आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने तकरीबन 125 से ज़्यादा सभाएं, रैलियां, रोड शो और बैठकें की हैं, और ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने ट्रैवल किया और कई कार्यक्रमों में रहे, जनता की नब्ज देखी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या होगा। सबको नमस्कार। और लेकिन दिखा रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को देश भर में लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, पर डेटा का इंतजार उत्तर प्रदेश के हो रहा है। जी भाई साहब, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति है, उनके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा एनडीए का गठबंधन है उसकी बड़ी जीत होगी। हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता, जो एग्जिट पोल है, अलग अलग एग्जिट पोल, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पास जो सूचना है, हमारे पास जो हमारा संगठन है, संगठन के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी नीचे तक गए हैं, हाँ। उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आकलन है आप सब लोगों का, जब परिणाम आएंगे तो उससे और बेहतर निश्चित रूप से होगा। आपका आकलन क्या है? बीजेपी 400 पार या 400 के नीचे? भाई साहब, मुझे जो मैंने उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा है, उत्तर प्रदेश में मैं गया हूं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें भाजपा सभी सीटें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। रायबरेली और मैनपुरी भी जीत लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैनपुरी भी बड़े अंतर से जीतेंगे, रायबरेली भी बड़े। तो आपके मुताबिक क्या मुद्दा बीजेपी का ज्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके कारण आपको ऐसा मैंडेट मिलेगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों में, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारी सरकार ने गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की नीति, सेवा सुशासन, और हमारी जो पार्टी का कमिटमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हमने सब पर बहुत अच्छा हमारी सरकार ने काम किया है। आज अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश सहित देश में आज जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में एक बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है, और बगैर किसी पुरानी सरकारें जो भेदभाव में, सरकारी योजनाओं में भेदभाव करती थी, हमारी पार्टी ने बगैर किसी के साथ भेदभाव करे सरकार ने, और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा जो एजेंडा है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी सरकार का 10 वर्ष का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग घर घर गए हैं। पर हमने जो अध्यक्ष जी, काम किए विपक्ष हैं, वो कह रहा कामों है को घर घर कि तक पहुंचाया। आरक्षण चला, जातिवाद चला, महंगाई चली, बेरोजगारी चली। आरक्षण विपक्ष के लोगों ने हमेशा, जो इनका वामपंथी विचार से जुड़े लोगों का एजेंडा है, समाज में जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज में द्वंद्व पैदा करना, इस द्वंद्व को जनता नकार चुकी है। हम 10 साल से सरकार में हैं, हम 7 साल से राज्य में सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान लिखा, रचित संविधान है, उसकी मूल भावना के अनुसार भाजपा ने ही काम किया। आपने देखा धारा 370 समाप्त करने का काम किसने किया जी? कंटिन्यू बोलें। तो भाई साहब, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो उन परिणामों में मोदी जी के प्रति जो लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है, वो प्रदर्शित होगा। आपके पहले एक अध्यक्ष रहे हैं, वो 73 सीटों का रिकॉर्ड दे गए हैं। आपसे टूट पाएगा ये रिकॉर्ड? मैं इसमें अभी ये कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हमने 64 सीटें जीती थी। उससे पहले 2014 में हमने 73 सीटें जीती थी, हमने एनडीए के अपने साथ। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार के प्रति लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। आपने देखा विपक्ष के लोगों में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी आदि लोकसभाओं में नहीं गए होंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी केवल रायबरेली और अमेठी तक सीमित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सब पदाधिकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े स्तर पर एक जनसंपर्क के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच में गए हैं जी, और हमने अपना पूरे कामकाज का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का स्ट्रक्चर है, गांव-गांव है जी, बूथों पर हमारे लोग हैं और हम घर घर गए हैं, और उसी का परिणाम है ये। निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास का परिणाम है कि आज भाजपा उत्तर प्रदेश में जो आपके सर्वे अलग अलग आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं जी, उससे और अच्छा करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ आपने अपना स्टेटमेंट साझा किया। आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक डेटा हमारे पास आया हुआ है एक सर्वे एजेंसी का, एक चैनल के, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये पहला डेटा जारी हुआ एक चैनल के द्वारा, उनकी एजेंसी के द्वारा, कि यूपी में बीजेपी प्लस को 66 सीट यानी 66 सीट और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है। उत्तर प्रदेश में आजम खां जी, आपकी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा टैली के हिसाब से तो नहीं दिख रहा, जो एग्जिट पोल की टैली है। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को। जो ज़मीन पे हम लोगों का अपना फीडबैक है, समाजवादी पार्टी ने जो फीडबैक लिया है उस हिसाब से हम लोग 50+ के आसपास इंडिया अलायंस रहेगा। और जो मुद्दे थे वो दिख रहे थे, ऐसा नहीं कि वो दिख नहीं रहे थे, जनता ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया है। हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इंतज़ार करना चाहिए कि एग्जिट पोल और क्या कह रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली 4 तारीख को आप लोगों ने अपना कोई पोल कराया है क्या? बिल्कुल, हमारे जो इंटरनल सर्वे है वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। 2004 में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा जब हम लोग 35 सीट जीते थे। 35 सीट लोकसभा की हम लोगों की 2004 में थी, जब नेताजी के उसमें समय में। तो हम लोगों का अपना इंटरनल सर्वे ये कह रहा है, और इंटरनल सर्वे ये भी कह रहा है कि जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे वो भी जनता के बीच में काम कर रहे हैं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट पोल पे अब हम ये सिरे से नकार दें ये भी मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस पर मैं भरोसा कर लूँ ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। ऑलराइट, आप मुझे बताइए मनीष जी, जितने भी सर्वे आए हैं किसी में भी कांग्रेस को 160 के ऊपर तो कांग्रेस प्लस है ही नहीं।
मैक्सिमम प्रोजेक्शन 392 सीटों का है। और अभी यूपी वाला भी आप डेटा देख लें तो महज 13 सीटों पर आप दोनों लोग सिमटे हुए हैं। ये एग्जिट पोल है सर। हाँ Go ठीक ahead. बात है भाई। देखिए जो ज़मीन की हकीकत है वो कुछ और है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस पर बहुत बात ना कीजिए। एक छोटी छोटी बातें करिए। रायबरेली में चुनाव जिस दिन हो गया उस दिन शाम को हमारे लोगों को फॉर्म 17C नहीं दिया जा रहा था। अगर आप जीतने को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो इस छोटे छोटे लेवल की बेईमानी क्यों? बनारस में भी क्या हो रहा है आपके पास सारी खबरें भी आ जाएंगी, किस तरीके का वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है। जौनपुर में वो ट्रक जो वायरल है, जो ईवीएम लेकर घुस रहा है, वो वायरल है। तो सवाल इस बात का है कि अभी तो ईवीएम खुली नहीं सर, और नहीं, ट्रक वायरल वीडियो मैं भेज दूंगा आपको। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा ये तो कंफर्म है ना कि 15% मतलब लगभग फॉर्म 17 हमको नहीं दिए गए, प्रशासन ने मना कर दिया देने से। सवाल उठता है क्यों आप मना कर रहे हैं, वो तो अधिकार है अभी हमारा। मुझे डेटा बताओ कि इस डेटा जो आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहे हैं, इससे देखिए हम लोगों का अपना आंकड़ा है कि हम लोग 295 प्लस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिहार का डेटा टुडेस चाणक्य का है, पता है कितना है? भारतीय जनता पार्टी 36 सीटें जीत सकती है ±4, यानी 40 की 40, या बहुत कम होगी तो 32 जीत सकती है। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर 4 सीट जीत सकते हैं ±4, यानी या तो 0 या 8। 0 से 8 की रेंज वहाँ है और 32 से पिछले 15 दिनों के नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, टुडेस चाणक्य का बिहार के ठीक लिए। है, 15 दिनों के भाषण में नरेंद्र मोदी जी के 232 बार उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, 573 बार इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, और खाली मैं करते रहे। और यहां तक उतर आया कि मटन, मछली, अब सर जो भी किए मंगलसूत्र, हो, सीट मुजरा, तो मिल रही सुनिए है। तो बात तो सुनिए, मुजरे तक उतर आए। किसी भी बुनियादी मसलों पर बात नहीं की उन्होंने। अगर उसके बाद भी जनता उन्हें वोट दे रही है तो मैं नहीं कह सकता। तो लेकिन सहमत डेटा से या असहमत? मैं असहमत हूं। ऑल राइट, दुबे जी ये तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, जहां देखो वहां भारतीय जनता पार्टी। तो पश्चिम बंगाल तक में वो तो सी आना ही वोटर है, की रिपोर्ट है। उसमें क्या, जनता जब जनता एनडीए के साथ रही है तो मैं वही तो आएगा। कहता हूँ आप कोचिंग शुरू करो। कैसे बता देते हो, पहले से आप समझ जाते हो ना कहाँ माहौल बन रहा है। नहीं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं ब्रजेश जी, हम जनता के भाई बीच मैं में रहते appreciate करता हैं। हूँ। तो जो जनता का चाह रही है वो हम उस जनता को तो जान ही रहे हैं ना कि भाई जनता क्या चाह रही है। वक्त क्योंकि रहते हैं। आप जो ये अब लोग तो मैं थे- कहता हूँ सर्वे चौधरी साहब कर दें, हम लोग मान लेंगे। नहीं सर्वे चौधरी साहब जनता के बीच में रहते हैं, जनता को जानते हैं, जनता के भले के लिए सोचा करते हैं। उसको इस दृष्टि से सोचने की ज़रूरत है। और उन्होंने किसानों की नब्ज पकड़ी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की नब्ज पकड़ी, उनके लिए संघर्ष किया। और इस चुनाव में भी उन्होंने जितनी जनसभाएं की, जितने रोड शो किए, वो किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में 4 जगह उन्होंने बड़ी पाठक सभाएं जी तो की। बड़ी इज्जत दे गए आपकी पार्टी को, कह रहे थे बड़ा अच्छा हुआ, हमारा वोट बढ़ा इनकी वजह से। नहीं, काफी इज्जत दे गए। नहीं, हम काम कर चाहते रहे तो हैं ना भी देते। नहीं, हम काम कर रहे हैं तो जो काम करेगा उसे इज्जत तो मिलेगी ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आभार जताने के बजाय ऐंठ के नहीं, बता रहे आभार तो है ही है, तभी तो साथ में उसमें आभार काहे का, जब हम लोग एक अगला ही आदमी हैं। आपको छाती हम- ठोक के हम- टीवी पे कह रहा है भाई अच्छा लड़े, हम ये जीत रहे हैं, नहीं, हम इनकी लोग- वजह से हमारा वोट नहीं, बढ़ा। हम लोगों ने- आप हम- कह रहे हो हम तो मेहनत किए। नहीं, हम लोगों ने मेहनत की, थोड़ा तो courtesy उन्होंने होनी उसको चाहिए। अप्रिशिएट किया। उसमें आप उसमें लड़ाने वाली कहां से आप लेके चले जाते हो, जब हम लोग मिल करके हम हैं। हम लोग तो 80 सीटों पर मैं काम कह कर रहा रहे हूँ कि अगला आदमी ज्यादा शिष्टाचार दिखाए, आप नहीं दिखा रहे हैं। हो। हम तो उससे भी ज्यादा शिष्टाचार में हैं। हम तो पहले ही जो है हाँ, कि उनकी- आपके साथ आए, हम तो 2 सीटों पे लड़े, उसके बाद 78 पे हम हाँ, काम ये कर बात सही है कि उनकी कृपा से 2 सीट तो जीती नहीं। अब उनकी कृपा या किसकी कृपा या जनता की कृपा, इस पर तो नहीं है जाओ। अब ये जनता का निर्णय है, वो आने दीजिए। उनकी बात से सहमत नहीं हूँ मतलब। नहीं, हम लोग एक दूसरे की बात से सहमत हैं। अच्छा, आपके और- कट्टर दोस्त केपी मल्लिक आए हैं, बात करें उनसे? नहीं, बिल्कुल करिए बात, तो आप करने के लिए ही बैठे हैं, हम भी बात ही करने के लिए बैठे हैं। मलिक साहब आज तो इनकी हंसी रुकी नहीं रही है, जब से ये सुने हैं तब से तो खुश हैं। क्या है मामला? अगर आप देखें जिस प्रकार का माहौल ग्राउंड पे हमें दिखाई दे रहा था, आप भी जानते हैं तमाम चीज़ें, हम लोग रैलियों में जाके, क्षेत्र में जाके, बूथ पे जाके बात करते थे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपना जो मैसेज जनता में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, वो मैसेज ये है कि जिस प्रकार हम लोग सोच रहे थे कि आरक्षण का मामला लेके जो दलित है, पिछड़ा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है। लेकिन उसके आगे के जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे,
वो प्रधानमंत्री की बात ज़्यादा अपील लोगों को की है और उस तरह से लोग डाइवर्ट हुए हैं और जो नाराज़ वोट था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो भी वापस आया है, मुझे ऐसा लगता है। अब भले ही प्रधानमंत्री जी ने बाद में कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो जिस पे हम जैसे लोग कहते हों कि ये प्रधानमंत्री के स्तर की बात नहीं है, प्रधानमंत्री का गरिमा की बात नहीं है, लेकिन वो बात जनता पसंद कर रही थी और जनता को उस बात में कुछ अपील नजर आई और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, सारे मुद्दे बेमानी साबित हुए। बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें 2019 और 2014 के भी एग्जिट पोल को आप देखें, जितने एग्जिट पोल ने दिखाया था लगभग 50 सीटें उससे अधिक आई थी। अगर आप पिछले उसमें देखें एक ओन एवरेज लें प्लस आए थे, तो मुझे लगता है कि इस बार भी उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी है और 250 से 300 के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। जितने आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, ये आंकड़ों से को देख के मैं यही कह सकता हूं। अच्छा, ये तो बता दो, दुबे जी की दोनों निकल रही हैं या कोई फंस गई है? नहीं, देखिए, जब सारी चीजें मैंने आपको बताया, जब किसान खुश है, बेरोजगार जो युवक है वो खुश है, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इतनी बुरी तरह भी दुबे जी की सीट नहीं फंसी हुई थी कि ना निकले। तो अब इस हिसाब से तो दुबे जी की सीट भी निकल रही है। जब और अभी आपने हमें सुनवाया, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तो 80 के 80 बात कर रहे हैं, तो रायबरेली और अमेठी से खतरनाक तो है नहीं बागपत और बिजनौर, तो वो तो जाहिर सी बात है निकल ही जाएंगी। तो बीजेपी के पक्ष में इतनी बड़ी लहर चल रही थी, ये एहसास नहीं हो पाया अपोजिशन को, अगर एग्जिट पोल सही है तो? ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि ये जो चुनाव था ये अपोजिशन नहीं लड़ रहा था। अगर आप देखें, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये जनता के जो बेरोजगार हैं या तमाम दूसरे मुद्दे हैं वो लड़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लड़ रही थी या कांग्रेस अपने हिसाब से सबको साथ में जोड़ के लेके चल रही थी। गठबंधन को तो आप शुरू में ही देखा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार अलग हो गए, बाद में ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया और अखिलेश ने अपने हिसाब से टिकट बांटे। तो गठबंधन नहीं लड़ रहा था, ये क्षेत्रीय पार्टियां और जो जनता थी वो चुनाव लड़ रही थी, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज थी। इसके अलावा जो चुपचाप वोटर था, जो हम कह रहे थे कि साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप कहीं जा रहा है, बाहर कुछ बताता है रिपोर्टर को, अंदर बटन कोई सा दबाता है, इस तरह की भी चीजें हुई हैं। वोटर भी इस बार खुल के नहीं आया है, जिस प्रकार से कई बार वोटर अपनी इच्छा बाहर बता देता है, इसलिए इस बार खुल के वोटर नहीं आया है। इसलिए भी कई विश्लेषकों को और जानकारों को गलतफहमी हुई है, मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि एग्जिट पोल आने में अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके अलावा मनीष शुक्ला जी को मैं होंगे, मैं इनको फाइनल नहीं मानता। मनीष जी, आप मुझे बताओ, क्या बीजेपी के पक्ष में, अगर ये आंकड़े सही हैं, तो बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर थी जिसको अपोजिशन स्वीकारने के तैयार नहीं था? तो देखिए, निश्चित रूप से पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे भारत का सम्यक विकास किया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी भेद नहीं किया है। और उनका स्पष्ट मानना कि अगर भारत को अग्रणी भूमिका में लाना है विश्व में, तो पूरे भारत का विकास होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए। और ये बात पिछले 10 सालों में एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में मोदी जी का चेहरा स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 साल से हमारी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने भी बेहतर कामकाज किया है, कानून का शासन स्थापित किया है। और ये सब मिलकर इन सब ने एक तैयार किया जनता को कि एक ऐसी सरकार जो निर्णायक भी हो, जिसकी नीति भी स्पष्ट हो। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री जी तथ्य की बात कर रहे थे। कर्नाटक में जिस तरीके से सभी मुस्लिमों को ओबीसी बना दिया गया, वेस्ट बंगाल में उस दिन डिबेट हो रही थी, आप थे, लोग सुनने को नहीं तैयार थे। वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति थी, 2010 के बाद के सारे कास्ट के सर्टिफिकेट माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिए। तो ये बात, जब आप तथ्य से बात करते हैं तो जरूर जनता के दिलों तक पहुंचता है। आप एक डायरी लेके, एक संविधान लेके कि संविधान बदल देंगे, 100 से ज़्यादा आपने संविधान संशोधन किया, देश में आपातकाल आपने लगाया और आप कह रहे हो कि संविधान
बदल देंगे। मतलब बाबा साहब नेगेटिव कैंपेन किया है। 5 सेकेंड, एक चीज और देखिए, बाबा साहब और जो संविधान सभा थी, स्पष्ट उसने किया था कि धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं होगा, जातियों के आधार पर होगा। वो बदलने का काम आप कर रहे हो और कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है संविधान। तो निगेटिव कैंपेन से, मतलब समग्रता में निगेटिव कैंपेन हाँ, किया। देखिए opposition ने। नकारात्मक कैंपेन से आप सकारात्मक परिणाम नहीं पा सकते। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और वाराणसी में काशी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष सीनियर जर्नलिस्ट अरुण मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब बहुत से डेटा सामने आ गए हैं और अगर हम स्पेशली एक डेटा के ऊपर फोकस करें टुडेज चाणक्य के, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो डेटा है वो टुडेज चाणक्य से मैच कर नहीं रहे, बड़ा अंतर है उसमें। आप क्या महसूस करते हो, इन डेटा पर कितना हमें विश्वास करना चाहिए? रिसेंट पास्ट की अगर बात करें, टुडे चाणक्य ने विश्वसनीय साबित किया है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि मुझे थोड़ी हैरत हो रही, ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी कई डिबेट्स में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार तो आ रही, इसमें कोई शक सुबह कहीं दूर दूर तक नहीं है जी। और कुछ नैरेटिव ऐसे जो सेट किए गए जो लगता था कि बड़ा डैमेज कर देंगे, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी को, वो खाली नैरेटिव मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में बनाए रहते। तो बहुत सी चीजें थी, जब मैं उस वक्त 60 से 65 सीटें बीजेपी की कहीं बोलता था तो लोगों को बड़ा खराब लगता था। अभी मेरा मानना है कि 65 सीटों तक, 60 से 65 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि बहुत स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी क्लोज फाइट है और जब नजदीकी लड़ाई होती है तो परिणाम किसी के भी पक्ष में आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो लाभ यहाँ अपोजिशन को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वो लाभ वो बसपा की कीमत पर वो लाभ है, बसपा की कीमत को लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर लाभ नहीं है। और मैं फिर बताऊं, ये जो एक बनाया गया वातावरण ये कह करके कि 400 से पार हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इसका थोड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय से इस प्रचार को डिफ्यूज करने में सफल नहीं रही। हालांकि आपने देखा होगा कि इस विषय पर 400, जब ये बात आरक्षण हमारा खत्म कर देंगे या बाबा साहब संविधान बदल देंगे, ये बात जब बाजार में आ गई, पब्लिक के बीच में जाने लगी, खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी में लल्लू सिंह और अरुण गोविल या हेगड़े जैसे लोगों ने ये बात कह दी, तो उससे एक माहौल बना था। और उस वक्त आपने देखा होगा कई दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो दो सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने कई दिनों तक पूरे प्रचार के दौरान आपकी बात 400 पार का नारा नहीं दिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपकी बात 400 पार नारा नहीं दिया था। लेकिन जब इनको लगा कि डैमेज कंट्रोल हो गया है, हम अपने वर्कर्स के जरिए, अपने पूरा सिस्टम के जरिए, जो हमारा सबसे बड़ा, पर अभी जो इनिशियल डेटा एक सर्वे एजेंसी ने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी प्लस को 66 और SPINC यानी सपा और कांग्रेस को 13 सीटें, ये सहमत योग्य डेटा है? मैं इससे सहमत हूँ। मैंने तो आपसे पहले कहा जी, आपने 60 से 65 सीटें दी थी बीजेपी को पहले 60 से 65 में कह चुका हूँ। इससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता, इससे ज्यादा पीछे भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले जा सकते हैं। तो ये तो 2019 की टैली से 1-2 सीटें ज्यादा ही हैं बीजेपी की, कम थोड़ी हैं। बिल्कुल, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी फोर्स से मुकाबिल थी, मतलब यूपी की हिस्ट्री के सबसे डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से मुकाबिल थी, सपा बसपा और पश्चिमी RLD और उधर पूरब में ओम प्रकाश राजभर, तब भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 2 सीटें उसके LI यानी अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी को मिली थी। 64 सीटें बाद में 2 बाई इलेक्शन जीत करके 65 पहुंचे। तो जब उस वक्त इन्होंने 64 सीटें जीती थी, तो इस बार मैं फिर बता रहा हूं, अंक गणित का सामान्य नियम है, अंक गणित में व्यवहार गणित होती है, उसको भी देखिए। जो 3.5 लाख वोट से चुनाव जीता है, कितना नकारा क्यों न हो, तो फिर 50,000, मतलब मार्जिन का ही फर्क आएगा, बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, वोट शेयर में ही बात ट्रांसफर फर्क आएगा। बिल्कुल। और फिर मैं पुनः एक बार कह दूं, ये मैं आपके साथ तीसरी बार कह रहा हूं और सामान्य रूप में कह रहा हूं कि जो मैंने देखा
अविश्वसनीय लगेगा लोगों को। जो मैंने देखा कन्नौज और रायबरेली के परिणाम खास तौर से देखिएगा कि 4 जून 2024 को कन्नौज और रायबरेली से क्या परिणाम आते हैं। मेरा मानना है कि जो अपोजिशन के जो दो सबसे बड़े दिग्गज थे, जिनकी एक जोड़ी बनी थी 17 के बाद, फिर 7 साल बाद। थैंक यू हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अरुण मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। अरुण जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। जिस तरह के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, टुडेज चाणक्य, सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है देश में। पूरे के पूरे राज्य स्वीप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी उनका ऑफिशियल डेटा नहीं आया, सी वोटर वालों का ही केवल आया है, 66 सीट दे रहे हैं वो, और अपोजिशन को 14 सीटें के आसपास दे रहे हैं। इन आंकड़ों से क्या सहमत हुआ जा सकता है? देखिए, यह चुनाव जो है कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं था ब्रजेश भाई, जिसमें पूरी तरह से मोदी हटाओ का ना एक तरह से था। विपक्ष जो चाहता था कि मोदी को किसी तरह से हटाया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का जो चेहरा था, उस पे जनता ने, मुझे लगा कि पूरा भरोसा किया। एक बात मैं और कहूंगा, और पिछले आपके कई मैं डिबेट में कह चुका हूं कि इस बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, उसमें इंडिया गठबंधन ने थोड़ी बहुत सेधमारी की है। आज भी जो 12 सीटों का पूर्वांचल में चुनाव हुआ, उन सीटों पर जो मैं कई 2-3 जगह गया, वहां जाने के बाद ये पता लगा कि थोड़ी बहुत सेधमारी तो हुई है। जो काम सपा बसपा के चुनाव में जब इस समय 2019 में लड़े थे, जो वोटर उनके साथ गए, और जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर में जो सेधमारी हुई है, वो उसके पीछे जो युवा है, वो थोड़ा ज्यादा संविधान को लेकर के उनके अंदर ये चीजें थी। बाकी जो उसके दूसरे वोटर थे, उनके पारिवारिक परिवार में जो बैठे वोटर थे, वो मायावती के साथ खड़े नजर आए मुझे। इसलिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लोगों को ये लगा, कई जगह तो ये भी बात सामने आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो मिल भी रहा है मोदी की तरफ से लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी ना मिले। क्योंकि उनको कहीं न कहीं से लग रहा था कि ये बड़ा हमारे लिए जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उसको मुझे लगातार मिलता रहा है। हर साल मुझे, हर महीने मुझे राशन मिल जाता है, मुझे आयुष्मान योजनाओं का कार्ड जो उसका सुविधाएं मिल जा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जा रही हैं। तो जो निचले तबके का वोटर था या ओबीसी वोटर था, वो उनके साथ थोड़ा जुड़ा रहा, जो मुझे अभी तक लग रहा है। और दूसरा बड़ा फायदा उनको जो दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, वो जो पिछले जो छोटे दल थे, चाहे वो जैसे हमारे हेमंत भाई साहब ने बताया कि सुभाषपा रहा या फिर अपना दल है या निषाद पार्टी है, उनके वोटर गए नहीं कहीं। इसलिए उनको बीजेपी के साथ थोड़ा सा जो बीजेपी के साथ है, और उनको पूरा वोट दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑल राइट, अरुण जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आजम खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो डेटा आ रहा है ना, वो डेटा ही सजेस्ट करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट, और आपने जातिगत आधार पर जो इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया, वो चला नहीं एज पर एग्जिट पोल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एज पर एग्जिट पोल नहीं चला, लेकिन जो हम लोगों के अपने मतलब वो हैं रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड्स, उसमें वो चला है। ये बिल्कुल डाटा इतना वो नहीं होगा, लैंडस्लाइड नहीं होगा, बिल्कुल क्लोज फाइट है। बहुत सारी सीटों पे हम लोग क्लोज फाइट में हैं। वो देखना पड़ेगा कि अंतिम दिन में परिणाम ऊपर नीचे क्या होता है। ऐसा नहीं है कि पर आप तो हमसे कह रहे थे 50 तो हमें यूं ही जीत रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी हम लोगों का जो इंटरनल सर्वे, हम लोगों ने 5000 लोगों के सैंपल सर्वेस किए हैं हमारी अपनी पार्टी ने। उनका कहना है कि हम लोग लगभग 50 सीटों के आसपास जीत रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने किए हैं, मतलब जो हम लोगों ने वो किए हैं, बिरादरीज को वोट दिया है, वो हम लोगों ने देखे हैं कि ज़मीन पे वो वोट कन्वर्ट हुआ है ब्रजेश जी। ऐसा नहीं पर गया कहाँ वोट, अभी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता है एक सर्वे कह रहा है, कोई दूसरा सर्वे कम से कम केपी मलिक साहब को दिखता, अगर किसी को नहीं दिखा था तो अनिल दुबे को दिखता, नहीं दिखेगा, हेमंत जी को दिखता, अरुण जी को दिखता, मुझे दिखता। देखिए, अपने यहाँ एग्जिट पोल की वो विश्वसनीयता उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। इस बात से आप सहमत होंगे? अभी नहीं, मैं क्यों सहमत होऊंगा सर, जबरदस्ती मुझे क्यों चिपका रहे हो। वेस्ट बंगाल का जो टुडेज चाणक्य ने अभी डेटा रिलीज किया, जस्ट अभी किया, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रही है। 24 सीटें ±5, यानी 19 से 29 सीटें वहाँ जीत सकती है। और तृणमूल कांग्रेस 17 ±5, आपके लिए सिर्फ 1 सीट। हर जगह से जो खबर आ रही है वो बीजेपी के ही बढ़ने की आ रही है।
हर जगह से जो एग्जिट पोल की खबर आ रही है, जनता की नहीं, एग्जिट पोल, यस। जनता की नहीं। देखिए, मैं बात पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अब अभी तो ये बोलोगे 4 को, क्या बोलोगे? मैं चार हेमंत को जी वही देखिए, चिंता कर रहे नहीं, थे। सुनिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, 4 को जनता जो भी जनादेश देगी, आज बड़ी हंसी आ रही है। ब्रजेश जी, 4 को जनता जो भी जनादेश देगी वो स्वीकार होगा। जनता का जनादेश सर्वोपरि है, हम उससे बचकर कहाँ जाएंगे, या कोई उससे बचकर कहाँ जाएगा। लेकिन जो हम लोग बीच में घूमे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, बहुत युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच ज़बरदस्त आक्रोश था। ऐसा नहीं है मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूँ, सड़क पर जाकर पूछा गया है, बात की गई है। अब वो आक्रोश कहीं गायब हो गया, या वो कहीं छुप गया, या वो वोट में अच्छा, कन्वर्ट नहीं धक्का हुआ। लगा ये देख के टैली? नहीं, हम लोगों को उम्मीद थी कि एग्जिट पोल ऐसे ही आएंगे। हम लोग को बातों से तो लग रहा है नहीं, थोड़ा नहीं, धक्का है। ना 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 ना, हम लोग को एकदम पूरी उम्मीद थी। ये इस बात पर हम लोग की चर्चा भी हुई थी कि एग्जिट पोल यही आएंगे, दुबे जी, इसी तरीके से ये आएंगे। जोड़ी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ये तो कैसे समझाया जाए? ये तो उनको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए ना। 4 तारीख तो बनाए रखना चाहिए। जब खाना ही है, मन ही मन खाना है, तो चाहे जो खा लो, रसगुल्ला खा लो, कुछ ही खा लो, उसका क्या मतलब? बड़ा मजे ले रहे हो मैं आज। उससे सहमत हूँ, उनको ऐसा ही आज बड़े आत्मविश्वास मजे ले दिखाना रहे हो। चाहिए। लेकिन बात आक्रोश की, आक्रोश कहाँ दिखा? आक्रोश कहीं दिख रहा था सभाओं में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभाओं में आप गए नहीं। आपने कह दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा। मुख्यमंत्री जी का वही हेलीकॉप्टर उतर रहा है, आपका नहीं उतर रहा। आप जो है होटल से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को संदेश देने का काम आपने करें। जनता की जब भीड़ आप देखी जनता नहीं के है। बीच में जा ही नहीं पाए तो आपको वोट कहाँ से मिलेगा? और दूसरी चीज, मैंने पहले भी कहा कि जो है आप सीपीआई के साथ दिल्ली में जो है बैठ रहे हो, वायनाड में लड़ रहे हो, आम आदमी पार्टी से दिल्ली में समझौता है, पंजाब में समझौता नहीं। ये भी तो संदेश जनता के बीच में गया कि जब ये अभी एक नहीं है तो ये बाद में कहां से करेंगे। और बात ये किसानों की कर रहे थे। भाई, आप 2011 में स्वामीनाथन आयोग की लड़ रिपोर्ट 2 आई। सीट पे रहे और बात कर रहे हो पंजाब अरे की, दो काहे को राजस्थान लड़ रहे की। हैं? नहीं, हैं? दो क्यों? अरे हम, अरे हेमंत हम जी NDA कह में रहे शामिल हैं, हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, हेमंत जी ऐसा नहीं कह सकते। मैसेज किए हैं। नहीं, वो नहीं कहेंगे। वो मैसेज आप किसी का भी प्रयोग कर लेते हो, वो आपकी आदत है। हेमंत जी ऐसा नहीं करते, और हेमंत जी सब जानते हैं। हम लोग तो मिल करके लड़े, 80 के 80 पे लड़े। वो हम कितने, हम तो 2 लड़े, दोनों जीत रहे। 2 लड़े, दोनों भाई जीत रहे। विपक्ष और को बाकी मनीष जगह जी इनको- अभी ये डेटा स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा दिन हम करेंगे। देश क्या ये आपकी लहर को स्वीकार नहीं रहे हैं? देखिए, देश में लोकतंत्र है और विपक्ष को ये अधिकार है कि वो इस डेटा को स्वीकार करे न करे। कम से कम 4 जून को शाम 4 बजे तक तो ये अधिकार उनके पास है ही है, सबके पास है। हम भी कह सकते हैं कि नहीं, हमको 450, 600, 500 मिलने वाला है और कम दिखा रहे हैं, तो इसमें किसी को रोक नहीं। मैं 2 बातें कहूँगा। मैं दुबे जी से एक बात से डिफर करता हूँ। इन्होंने कहा आक्रोश दिखा कहाँ? आक्रोश दिखा दुबे जी प्रयागराज, फूलपुर और आजमगढ़ में अपने ही कार्यकर्ता साथियों को पीटते, लूटते, चप्पल मारते। एक जगह तो ऐसा कर दिया कि लोग भाषण ही नहीं कर पाए राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी। और ये जो डीएनए है इनका, ये डीएनए अखिलेश यादव नहीं बदलेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी, मैंने एक दिन कहा था, मुलायम सिंह यादव जी के जो वारिसाना उनको मिला है वो 12 से 17 के बाद फिर कभी यहाँ पनपना नहीं है। क्योंकि जनता को अमन पसंद है, अराजकता नहीं पसंद है। जब आपस में लड़ाई हो रही है, आपस में चप्पल जूता इतना चल रहा है कि माइक से भाषण नेता नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात मैं कहूँगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अच्छी बात इन्होंने कही। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेज में केवल एक रैली अखिलेश यादव सहारनपुर कर पाए, दूसरे फेज में ये लोग गाजियाबाद में प्रेस वार्ता कर पाए। तो गठबंधन, तो अब गठबंधन इन लोग का है, ये लोग कहें, लेकिन गठबंधन की गांठें पहले ही खुल गई थी। और 4 के बाद एक दूसरे को क्या कहेंगे ब्रजेश जी, देखिएगा इसी डिबेट में। हम लोग 19 में भी हम लोग कहते थे, लोग नहीं मान रहे थे। देखिएगा 24 के बाद भी एक दूसरे के लिए क्या क्या कहेंगे, उसी में समझ में आ जाएगा। और जनता के सामने कोई विश्वसनीय नेतृत्व नहीं था। निगेटिव कैंपेनिंग हमने विश्वसनीय नेतृत्व सामने खड़ा किया। हमारा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला ये पूरे सबको पता था। और 10 सालों का एक लंबा समय था जब हमने जाति, धर्म, लिंग, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर काम किया। हमारी योजनाओं में कहीं नहीं था मेरी बेटी तुम्हारा कल, केवल एक धर्म के लिए। ओके, केपी मलिक साहब, अभी तो जीते नहीं है। मनीष जी ने तो बाकायदा स्पीच शुरू कर दी जीत वाली कि हमारा तो ये चल गया, अभी तो एग्जैक्ट पोल आना बाकी है। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है इनका?
नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आसपास रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उलट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं मनीष जी की एक बात से सहमत हूं कि विपक्ष को जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अगर पीछे ले जाता हूँ, 400 प्लस की सरकार थी राजीव गांधी की, और वीपी सिंह 5 सांसदों के साथ जिस तरह से फील्ड में निकले थे और जिस तरह से इन्होंने सरकार के राजीव की सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल देश में बनाया था, और वो एक एग्रेशन के साथ लड़े थे, तो उसके रिजल्ट भी आए थे। और आपको याद होगा कि 200 से नीचे राजीव गांधी आ गए थे उस समय पे। तो विपक्ष में इस तरह से कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। आपके चैनल पे मैंने भी कहा था कि देश में इलेक्शन का माहौल है और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रेटजी साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। जिस प्रकार से गठबंधन है, शुरू में जो 1 साल पहले गठबंधन बना था नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बाकी लोग इकट्ठे हुए थे, वो लास्ट तक उसको मेंटेन नहीं कर पाए। सबसे पहले नीतीश कुमार जी ही चले गए, फिर ममता अलग हो गई, फिर सबको ये हो गया कि हम आपस में अपना अपना संभालें, और लास्ट में सब अलग अलग बिखर गए। तो विपक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण, अब आपको इतनी बड़ी ताकत से लड़ना है, जहां भारतीय जनता पार्टी को हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को इवेंट में तब्दील कर देती है, और उनके पास इतना बड़ा संगठन है, शाम दाम दंड भेद है, तो आप उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष जो है उस तरह से नहीं लड़ सकता। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, जैसे इन्होंने कहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, इस तरह से ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए, विपक्ष को जिस तरह से एक मुद्दा साथ में लेके चलना चाहिए वो लेके नहीं चले, और जो गुगली फेंकते रहे प्रधानमंत्री मोदी, वो उसी का जवाब देते रह गए। अपनी तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा लेके नहीं चल पाए। हालांकि यहाँ थोड़ा सा अखिलेश से डिफर तेजस्वी को कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो एक रोजगार का मुद्दा उठाया था, हाँ, लेकिन टैली में बहुत कोई चमत्कारिक प्रदर्शन उनकी भी नहीं है कहीं नहीं। टैली में तो मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से टैली है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर हम देखें कि जिस प्रकार से विपक्ष को एक सामना करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो फेल रहे हैं, मुझे ये लगता है। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करता हूं। हेमंत जी, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, यानी यही डेटा अगर आता है मान लीजिए, तो विपक्ष से चूक कहां पे हो गई? पहले तो क्या होगा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर यही डाटा आता है, जो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट आएगा। मैंने पहले आपको स्कोर बता दिया था जब एक सारे रिजल्ट नहीं आए थे एग्जिट पोल पे जी। सबसे बड़ी दुर्गत तो बेचारी उस गरीब ईवीएम की होगी, सबसे बड़ी दुर्गत होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे पूर्वांचल की भाषा होती है, मतलब उसमें समझ लीजिए बोलते कहते भाई इसको 4 जूते मारो, मतलब दुर्गति की दुर्गति होगी। दूसरी बात, मैं एक बड़ा बुनियादी फर्क बता दूं, जो कॉमन आदमी सोच रहा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो जो इलेक्शन हुआ वो एक तरीके से अखिलेश यादव ने खुल करके, एकदम से खुल करके, और 2027 के असेंबली इलेक्शंस को दृष्टिगत रखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, इस पूरे इलेक्शन को ओबीसी बनाम अगड़ा करने की कोशिश जी। जो भी मैसेज हुए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, चाहे आरक्षण आने का, चाहे किसी भी चीज का, एक स्थिति, और इसका रिएक्शन हुआ। इसका रिएक्शन हुआ। हेमंत जी, हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा जी इस वक्त सीधे हमारे साथ एग्जिट पोल के मामले पर बात करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका। काफ़ी दिन के बाद आप दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में मैंने आपको देखा बहुत परिश्रम करते हुए। अब जब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। निश्चित रूप पे आपने बहुत दिन बाद याद किया है मुझे, तो लाइमलाइट विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। और आप जनता की आवाज़ हैं और जनता के नब्ज़ जानते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर देखो आप, तो एक बात में एक मत्ता थी कि मोदी जी के पक्ष में एक लहर थी जो बाहर नहीं दिख रही थी, अंडर करंट था। मैं आपको बताऊं, मेरी आवाज़ गूंज रही है आपके? नहीं, मैं ठीक कराता हूं, आप बोलते रहें सर, आप बोलते रहें, मैं ठीक कराता हूं। मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि वास्तव में अगर आप देखा जाए तो जो 5 साल सरकार ने काम किया है,
वो जनता उसको स्वीकार कर रही थी, ना कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म में 3 महीने से लोग निकले। पहली बार लोग सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन बनाते हैं, ये विपक्ष के लिए गठबंधन बना रहे थे, और विपक्ष में जाने के लिए गठबंधन बनाने के लिए इन्होंने एन केन प्रकार झूठ का इतना बड़ा सहारा लिया कि मोदी जी को गाली देने से लेके, और इन्होंने आरक्षण के मामले में इतना तेजी के साथ दुष्प्रचार किया कि पहले इन्होंने जो एक प्रकार का जो इन्होंने गलती करी थी कि आंध्र प्रदेश में और इन्होंने कर्नाटका में जाति आधार पर ना देखकर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर नहीं दिया जाता आरक्षण, इन्होंने वहां पर आरक्षण दे दिया मुस्लिम वर्ग को। बीजेपी मुस्लिम वर्ग के विरोध में नहीं है, ओबीसी आरक्षण को मिल रहा है उसके भी विरोध में नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा उसका आपने विरोध किया। जब बीजेपी ने इस बात का प्रतिकार किया तो उन्होंने झूठा उड़ा दिया कि बीजेपी 400 पार इसलिए लाना चाहती है कि वो संविधान में परिवर्तन करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जब तक मोदी जी है और जब तक बीजेपी है किसी की हिम्मत नहीं कि जो। तो आपका मत सर ये है कि विपक्ष ने जो नकारात्मक प्रचार किया ये विपक्ष को नुकसान कर गया? उसका जवाब जनता ने दिया, उसका जवाब जनता ने दिया। और विपक्ष के पास में ना तो नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, और वो इस केवल एक सहारे लड़ रहे थे कि मोदी ना आए, मोदी ना आए तो कौन आए, इसका जवाब उनके पास में नहीं था। और वो केवल जाति की कभी पीडीए बनाते थे, कभी वो फतवा जारी कराते थे, कभी जात अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को किसी और से लगाओ, और कभी ये दुष्प्रचार कर दो कि फलानी जाति का वर्ग। आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा प्रचारित किया कि राजपूत नाराज है। अब मैं समझता हूँ 80% वोट, अगर आप देखोगे 80 से ऊपर 85-90% वोट राजपूत का मिला बीजेपी को, ठाकुर समुदाय का। लेकिन उन्होंने ऐसा बवंडर खड़ा किया, ये सोशल मीडिया वाली पार्टी है, ये कांग्रेस अब जनता की जनाधार वाली पार्टी नहीं रही, अब वो ट्विटर और कंप्यूटर वाली पार्टी बन गई। दिनेश जी, मैं महाराष्ट्र के बारे में भी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं तो इसको ज्यादा बेहतर डिफाइन कर पाएंगे। महाराष्ट्र की जो अभी तक एग्जिट पोल मेरे पास 3-4 आए हुए हैं, उसमें यह दिख रहा है कि बीजेपी को वहां 10 से 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। क्या ये ऐसा कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, पीछे बीजेपी जो पिछला रिकॉर्ड है उसको हम पाएंगे, और वहाँ पर क्योंकि जो परिस्थितियाँ आई थी कि अचानक उद्धव जी के साथ हम लोग मिलकर लड़े थे, और उद्धव जी ने बीजेपी को छोड़कर विपक्ष का सहारा ले लिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट रूप में जो पिछली हमारी जो वो था गिनती थी उसको हम इस बार पाएंगे, उसके निकट हम रहेंगे, +-2 हो सकता है। उत्तर प्रदेश को लेके आपका क्या आकलन है? देखिए, उत्तर प्रदेश मोर देन 70 आपके लगभग बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये हमारी उम्मीदों के करीब, काफ़ी करीब हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये गठबंधन बगैर नीति और नियत के लड़ा है, दिशाहीन गठबंधन के रूप में मैं कह सकता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की रणनीति रची थी कि एक भारी बवंडर हो सकता था इस उत्तर प्रदेश में, कहीं जात के लोग आपस में लड़ जाएं, कहीं हिंदू और मुसलमान लड़ जाएं, ये एक ऐसी वातावरण तैयार किया गया था। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने इन सबसे ऊपर उठकर केवल मोदी जी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कमल को जो उनके सहयोगों को दिया वोट, ऐसा लगता है आपके सर्वे से। तो मैं समझता हूं कि ये पिछले चुनावों की पुनरावृत्ति है, जो विधानसभा में, जो लोकसभा में 14, 17, 19, 22 और उसके बाद अब 24 जो तो सर्वे रिपोर्ट अभी आ रही हैं, और विशेष तौर पर टुडे चाणक्य की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये 370, 380 पार का तक जाएगी बीजेपी, 400 के थोड़ा नीचे ही रह जाएगी सर। निश्चित रूप पे देखिए, 400 हमारा कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य रहा है,
और इतना बड़ा लक्ष्य के करीब हम पहुंच रहे हैं, ये एक हमारा अचीवमेंट है। और तीसरी बार आपने क्या, भारत के इतिहास में मैं समझता हूं कि नेहरू जी भी संभवतः तीसरी बार नहीं आए थे जी। बीजेपी के एक नेता लगातार काम करते हुए और सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिले लगातार तीसरी बार, ये समझते हैं भारत के लिए भी एक इतिहास होगा और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक सबक होगा। और दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत की साख इसलिए बढ़ेगी कि इतने बड़े चुनाव में एक अहिंसा के भाव से बंगाल को छोड़ दिया जाए, एक शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। और तीसरी बार जो बीजेपी आ रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो काम किया है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, जनता ने उसे स्वीकारा है। इसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, संघ परिवार का हमारे योगदान है और साधु रूपी जनता का इसमें बहुत बड़ा एक करेंगे योगदान है। तो सब मिला के दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद। सब और भला, बड़ी समग्रता के साथ आपने सभी विषयों पर खुलकर बात की और अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद, जिन महाराष्ट्र के भी वो प्रभारी हैं, वहाँ के विषय पे भी हमने उनसे बात की। मैं सीधे आपको वाराणसी ले चलता हूँ। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्या नकारात्मक प्रचार या जातिवाद की ज़्यादा बात करना और ये विपक्ष को ज़्यादा महंगा पड़ा अगर एग्जिट पोल सही है तो? देखिए, निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, जो सामने उसके आंकड़े आ रहे हैं, मैं दो बातें कहूंगा। पहला, मोदी और योगी पर जो जनता का भरोसा, दूसरा उनकी लाभार्थी योजनाएं, तीसरा जो संगठन नहीं था, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो उनका संगठन कांग्रेस का नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो चौथी चीज मुझे नजर आ रही वो ये है कि क्या अखिलेश यादव ओबीसी नेताओं का ओबीसी का वोट पाए? यह सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो पीडीए को लेकर चले। क्योंकि ओबीसी के जो नेता हैं, ओबीसी के जो पूर्वांचल में या आसपास के जगह जाकर के वो सबसे, जैसे जयंत चौधरी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। इसी तरह से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। एक बात जो सामने निकल के आई उसमें यह है कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो छत्रप अपने रखे थे। जैसे छत्रप के रूप में उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा थे, रेवती रमन सिंह थे, या फिर जैसे आजम खां जैसे तमाम नेता थे। पूर्वांचल में उन्होंने तमाम नेताओं, कपिल देव सिंह थे, मोहन सिंह थे, जनेश्वर मिश्रा। तो वो जो छत्रप थे वो अपने बड़े नेता उनको समझाते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी एक बहुत प्रभाव था उनका। ये अखिलेश यादव के साथ मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो बहुत कमी दिखाई पड़ रही है। इसका भी एक वर्ग है, मान लीजिए वो उनके कार्यकर्ता हैं जो जाकर के 10-20, 50 हजार कार्यकर्ता जुट जाए, एक अलग बात है। लेकिन संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का न कांग्रेस के पास वो जोड़ है न ही अखिलेश यादव के पास। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर जाके काम किया। जो जिस हिसाब से जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझाने में भी सफल रहे कि ये जो पीडीए का मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का है, लाभ देने का नहीं है। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि जो पूर्वांचल में अभी तक की स्थिति थी कि क्या जो दलित मतदाता उनके साथ टूट के जा रहे हैं, आज के दिन भी हम लोग जाकर के देखें उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, ऑलराइट मनीष सिंघवी जी, रिपोर्ट जो भी आ रही है आपके लिए तो नॉट गुड। 295 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं। ये कहाँ से डेटा लाए सर? अब हम बता रहे हैं आपको, 295 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं। इंडिया तथ्य होना चाहिए इसके पीछे कोई। तो ये जो लोग कर रहे हैं तथ्य है। हम इन्होंने अपना एग्जिट पोल किया, हमने अपना एग्जिट पोल कराया है और हमने आपको बताया कि हम लोग ग्राउंड पर रहे हैं, ग्राउंड पर रहकर हमने काम किया है। 295 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए हैं। बहनों भाइयों, ये महा एग्जिट पोल इस ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश का भी डेटा आना बाकी है, पूरे देश का डेटा आएगा और हम इस पर लगातार विश्लेषण जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। 7वें चरण में आज